देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो आप लोग। 13 क्या है? 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आईएससी सीबीएसई दोनों में आ चुका है और ये क्वेश्चन भी दोनों बुक्स में है। उन्होंने क्या कहा है? सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज नंबर 12 क्वेश्चन जो अभी आपने कर रहा था, जिसमें ए और बी दो स्फीयर थे, चार्ज था और डिस्टेंस था, ठीक है। तो उन्होंने कहा ए एंड बी इन एक्सरसाइज नंबर 12 हैव identical sizes, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ लो ध्यान से। सबने पढ़ लिया होगा। देखो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन 13। देखो पहले हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर थे लेकिन दोनों चार्ज्ड थे। ये क्यू चार्ज था, आइडेंटिकल चार्ज थे। बल्कि थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाओ जिससे क्लियर हो, क्योंकि अब इनके बीच में तीसरा चार्ज रखना है। इसे थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। ये आपका बी है, ये ए, ये बी, और इस पे भी क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे है, ठीक। अब उन्होंने क्या क्वेश्चन में कहा है? अ थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर, एक तीसरा स्फीयर जो अनचार्ज्ड है। आइडेंटिकल का मतलब सेम मटेरियल का, सेम साइज का, मास सेम है, साइज आइडेंटिकल का मीन्स मतलब मेटल भी सेम है, सेम मेटल का कंडक्टर, साइज सेम, ठीक है, लेकिन अनचार्ज्ड है, थर्ड स्फीयर, ठीक। अब एक कोई थर्ड स्फीयर माना हमारा सी है, ये इस पे क्यू कितना है? 0। अब उन्होंने क्या कहा है कि पहले इसको किससे टच करा दिया? सी को ए से टच कराया। इस सेम साइज का बना लेना, थोड़ा बड़ा बन गया। सी से टच करा दिया। तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहली बार आप समझ रहे हो। जब हमारा कोई चार्ज ए, इस पे क्यू चार्ज है और हमने इससे टच कराया जिस पे क्यू चार्ज 0 है, ये ए था, ये आपका सी, तो ये पूरा सिस्टम एक बन गया, सिंगल सिस्टम, क्योंकि दोनों को टच करा दिया। अब क्या काम करोगे? क्यू टोटल निकालोगे हमेशा सिस्टम का। अब टोटल कितना आएगा? सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू होता है Q1 प्लस Q2 यानी QA प्लस QC। तो QA पे तो आपका Q चार्ज है और C अनचार्ज है यानी 0, तो ये फिर Q हुआ। मैं इतने स्टेप क्यों लिख रही हूँ? ये सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि बाय चांस आपका C पे चार्ज होता ट्वाइस Q, तो कितना आता? Q प्लस ट्वाइस Q। इसलिए इतने स्टेप्स लिख रही हूँ। मान लो Q पे वो कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, -2Q चार्ज है, तो फिर ये क्या होता? Q प्लस ब्रैकेट में -2Q, यानी चार्ज एडिटिव नेचर है। तो जितने चार्ज स्फीयर आप टच कराते जाओगे सबका चार्ज एडिटिव है, तो ऐड होता जाएगा। तो अब आपका ए और सी सिस्टम पे चार्ज टोटल कितना हुआ? Q। अब दोनों को जब सेपरेट करोगे तो हमेशा याद कर लो, अगर दो जगह सेपरेट किया, ये ए है ये सी, तो दोनों इस टोटल का आधा आधा लेके अलग हो जाएंगे। ये बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए मैं यहां नहीं समझा रही हूं, मैं ये आपको समझा रही हूं अलग से। दो आइडेंटिकल स्फीयर जिन पे सेम चार्ज क्यू था, दोनों का डिस्टेंस गिवन था, रखे थे किसी भी डिस्टेंस पे, उनके बीच में फोर्स में दिया हुआ था 12 क्वेश्चन में। 13 में उन्होंने क्या कहा कि एन आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर सी बट अनचार्ज्ड इज फर्स्ट टच्ड विद ए देन बी। तो पहले ए पे टच कराने पे क्या हुआ वो मैं यहां समझा रही हूं। आपने जब ए से सी को टच कराया, ए पे चार्ज क्यू था, ठीक है, सी पे चार्ज कितना? 0, क्योंकि उन्होंने कहा अनचार्ज्ड, इस पे चार्ज 0। जैसे ही आप टच कराओगे, दोनों एक ही तो सिस्टम बनने, तो कंडक्शन से सेम चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा और तब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? सिग्मा क्यू, क्योंकि चार्ज एडिटिव नेचर है, तो सिग्मा मीन्स ए का टोटल चार्ज प्लस सी का चार्ज। तो ए का तो हमने लिख लिया,
C अनचार्ज है इसलिए C का 0, तो टोटल चार्ज क्यों हुआ। अब जब दोनों को सेपरेट करके दो जगह डिवाइड करेंगे A और C पे, तो Q/2 हाफ। अब मैं बता रही हूँ, अगर मान लो 3 चार्ज होते A B C, 3 स्फीयर होते और आपसे कहते तीनों को टच करा दिया, तो सिग्मा क्यू कैसे निकालते, चार्ज A का प्लस चार्ज B का प्लस चार्ज C का। तो उस केस में कितना निकलता, A पे चार्ज यहाँ Q है प्लस B पे Q है प्लस C पे 0, तो Q प्लस 0 यानी 2Q। अब अगर तीनों को अलग अलग करते तो 3 सिस्टम थे जो हमने टच में रखे, तीनों को सेपरेट किया तो 1/3 A पे Q/3, B पे Q/3, C पे Q/3। ये मैं जनरल समझा रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपके में आए, इसे थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं स्लाइड, और यही न्यूमेरिकल होते हैं, जरा जरा सा चेंज करते हैं बस। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आप देखो हमारे टच करने के बाद A पे चार्ज जब हमने C को हटा दिया तो A पे चार्ज कितना बचा, Q/2। अब उन्होंने क्या कहा, R डिस्टेंस है। अब उन्होंने कहा कि अब हम B पे Q चार्ज है, इससे C को टच कराएंगे। अब C अनचार्ज नहीं रहा क्योंकि A से टच कराने पे C पे आपका कितना चार्ज आ गया, Q/2। अब जब C को टच कराओगे तो ये चार्ज कितना हुआ, Q/2। बोलो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ फिर समझा रही हूँ, ये B था, इस पे Q चार्ज, और ये C है, इस पे कितना चार्ज, Q/2। अब ये एक सिस्टम बन गया इंडिविजुअल, इन पे टोटल चार्ज कितना हुआ, Q टोटल इज इक्वल्स टू सिग्मा Q, यानी चार्ज B पे प्लस टोटल चार्ज C पे, और B पे चार्ज कितना है देखो Q, और C पे कितना है Q/2, कितना हुआ टोटल 3Q/2। अब जब सेपरेट करेंगे B को और C को तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 2 जगह डिवाइड करना है तो हाफ हो जाएगा, 3 जगह करना है 1/3, तो हमें 2 को करना है, तो 3Q/2 का हाफ कितना हुआ, 3Q/4, और ये कितना हुआ 3Q/4। इसको देखो फिर से समझ लो ध्यान से, आप देखो 2 मिनट 1 सेकेंड, समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे न्यूटन फिजिक्स, प्रदीप सब में क्वेश्चन है। जब भी आप किसी 2 सिस्टम को टच कराओगे, दोनों का टोटल चार्ज साइन के साथ ऐड करो, समझ गए, साइन के साथ ऐड करो, और उसके बाद जब उनको अलग करोगे तो जो टोटल आएगा उसका आधा आधा डिवाइड होगा। बात समझ रहे हो। मान लो किसी क्वेश्चन पे -30 माइक्रोकूलम आता है टोटल चार्ज, टोटल किसी क्वेश्चन में, और इसको 2 जगह डिवाइड करते तो कितना आता, -15 माइक्रोकूलम, -15 माइक्रोकूलम, क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे देखो तो कितना हो गया, -30 माइक्रोकूलम, जब ऐड करते दोबारा से -30 आ जाता है। तो सिस्टम में जो चार्ज है वही तो डिवाइड होगा। तो इस चीज पे आपको बहुत ध्यान देना है कि जितना टोटल चार्ज है वही आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ में, साइन अगर प्लस है टोटल पे तो प्लस होगा, साइन अगर माइनस है तो माइनस होगा। आगे समझ में। तो पहले हमने क्या किया, दो चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर थे, Q चार्ज था, C थर्ड अनचार्ज था। पहले इसको A से टच कराया, फिर अलग किया, तो अलग करने पे जो टोटल सिस्टम का चार्ज है Q वो आधा आधा डिवाइड हुआ। उसके बाद A पे Q/2 हो गया, C पे Q/2, C को टच कराया सेकंड से, तो ये सिस्टम एक बन गया B और C। तो B पे चार्ज आपका Q है, C पे Q/2, दोनों का टोटल कितना हुआ, Q प्लस Q/2 3Q/2। अब जब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो इसका आधा आधा डिवाइड होगा, तो 3Q/2 का डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना होगा, 3Q/4, 3Q/4। इतनी बात समझ में आई। अब उन्होंने क्या कहा देखो, ठीक, ये इस तरह से निकालते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। अब आपका ये बचा 3Q/4 A, और B पे चार्ज कितना है 3Q/4,
r डिस्टेंस पे। अब इनके बीच में फोर्स पूछा है, उन्होंने कहा c को रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब इन दोनों के बीच में फोर्स पूछा है, तो भाई फोर्स कितना आएगा देखो, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। तो देखो 9 × 10⁹ Q1 हुआ आपका 3Q/, Q1 पे Q/2, तो ये तो Q/2, और Q2 यानी B पे कितना है 3Q/2 और होल डिवाइडेड बाय r²। तो देखो 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन r², तो अलग कर लो, ये कितना बचा 3/4, ये 4 था 3Q/4, तो 3Q/8, ठीक, Q तो अंदर आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो, जो क्वेश्चन नंबर 12 में अंदर फोर्स था F1, उसका 3/8 टाइम्स न्यूटन आ गया, और 12 में आपने दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस और डिस्टेंस सब गिवन है, उससे आपने F1 निकाल ही लिया था पहले। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो मेन कंसेप्ट इस तरह से समझना है। और जिन बच्चों ने 12, वैसे तो मैंने कल अभी करा ही दिया था आपको, नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपको करवा दिया था, तो आपने कर लिया होगा। नहीं भी किया हो तो चार्जेस दिए हुए हैं, डिस्टेंस दिया उनके बीच का 50 सेंटीमीटर, आराम से कर लोगे। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर पढ़ो 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटाओ, बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम देखो अपनी कॉपी में, बुक में डायग्राम देखो सब लोग। 14 उन्होंने कहा है कि फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो आपको डायग्राम दिया है उसमें 3 चार्ज पार्टिकल है, 1 2 3, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट लिखी है, ड्रॉ की हुई है, और नीचे बनी है नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव में ऐसे जाती है, ऐसे जाएंगी, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव, अब इसमें परपेंडिकुलर प्लेन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आप भेजते हो पॉजिटिव, ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये हुई पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, पॉजिटिव से फील्ड लाइन चलती है नेगेटिव में। अब ये अगर परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल आएगा पॉजिटिव, तो जाना तो चाहिए इसको सीधा, ऐसे आपने भेजा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स लगेगा बराबर, और नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे पैराबोलिक ट्रैक पे जाएगा। बात समझ रहे हो? और अगर इसकी जगह ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नीचे नेगेटिव है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यही है। अब इसमें आप अगर एक इलेक्ट्रॉन को भेजते, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जाएगा, तो ये ऐसे जाता, तो ये पैराबोलिक ट्रैक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स एक्ट करता है। और बल्कि ये डायग्राम में ऊपर वाला सही बना, क्योंकि इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए वो यहाँ टकरा है, ठीक है, देखने में उतना सही नहीं लग रहा। प्रॉपर पैराबोलिक, ये अगर u वेलोसिटी से भेजा तो ऐसे टकराएगा, ठीक है, ये u वेलोसिटी इनिशियल। बात समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को हम परपेंडिकुलर भेजते हैं, तो नेगेटिव चार्ज उसको, नेगेटिव फील्ड उसको अट्रैक्ट करती है, तो फील्ड की डायरेक्शन में सीधा पैराबोलिक ट्रैक पे ऐसे जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसको कौन सी प्लेट अट्रैक्ट करेगी? पॉजिटिव वाली, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन में उन्होंने 3 चार्ज पार्टिकल हैं, ए 1 2 3, तीनों को आप देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ छोड़ दिया पैरेलल, देखो तीनों के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है इनिशियल पॉइंट पे, ये दिख रहा होगा बुक में। अब आप देखो पहला दूसरा किधर अट्रैक्ट हो रहा है पैराबोलिक ट्रैक पे, पॉजिटिव की तरफ,
और थर्ड वाला किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो 1 and 2 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हुआ कि 1 and 2 हैविंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुए। नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल हो सकता है, कोई और भी हो सकते हैं। लेकिन जो थर्ड है वो आपका किधर गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब जो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पहला पार्ट तो यही पूछा है, गेट द साइन ऑफ 3 चार्जेस। तो 1 and 2 हैव नेगेटिव चार्ज एंड थर्ड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर हुआ। अब आगे वाला पार्ट देखो, उन्होंने कहा है कि विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। किस पार्टिकल का चार्ज मास रेशियो हाईएस्ट है, समझ रहे हो। तो देखो चार्ज मास रेशियो क्या होता है, E/m, पहले Q/m लिखते थे। इसको जे टॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने इसको E/m भी कहा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E यूनिट से डिनोट किया, E/m। और इसका नाम उन्होंने क्या कहा, स्पेसिफिक चार्ज। इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहें कि व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, तो द रेशियो ऑफ चार्ज मास रेशियो, चार्ज टू मास, या द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, या कह सकते हो चार्ज मास रेशियो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ charged particle in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब उसका चार्ज मास रेशियो स्पेसिफिक चार्ज या E/m ग्रेटर होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कम डिफ्लेक्ट होगा, उसका चार्ज मास रेशियो कम होगा। अब ये कंक्लूजन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में कोई चैप्टर नहीं। पहले CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप था, CRO पिक्चर ट्यूब थी। टेलीविजन में जो पिक्चर ट्यूब ब्लैक एंड व्हाइट में लगती थी, वहाँ वो सेम वैसे एक्सपेरिमेंट जे टॉमसन ने किया था, और उन्होंने चार्ज मास रेशियो निकाला था। कोई भी पार्टिकल जब डिटेक्ट होता था तो सबसे पहले उसका E/m कैलकुलेट किया जाता था मास स्पेक्ट्रोग्राफ में, ग्राफ से, ये पैराबोलिक जो ग्राफ आते हैं इनसे, ठीक है। तो ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये कंक्लूजन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। किसी बुक में नहीं, कहीं सिलेबस में नहीं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, किसका E/m ज़्यादा है। तो आप डायग्राम से देखो कि कौन सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। तो आप इनिशियल पॉइंट देखो, तीनों एक साथ रिलीज किए गए, पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसका हुआ, थर्ड का। देखो थर्ड प्लेट के बिल्कुल पास आ गया, जबकि 1 और 2 पॉजिटिव प्लेट से दूर हैं, पैरेलल चल रहे हैं अपने साथ। 1 और 2 में लगभग इक्वल डिफ्लेक्शन है, लेकिन थर्ड वाले में डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो इसका मतलब सिंस Q थर्ड पार्टिकल लिखो या Q3, सिंस थर्ड पार्टिकल हैज ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट डिफ्लेक्शन, hence it has मैक्सिमम या हाईएस्ट कह सकते हो, E/m। समझ गए। तो इसको कंक्लूजन से निकालना है, ये फॉर्मूला लिख के फिर ये कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दे दिया कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हुआ, 3 पार्टिकल दे दिए, उनके डिफ्लेक्शन दे दिए, और आपसे पूछ लिया कि इनको E/m के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m में और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m में अरेंज करो। तो आप देख लो जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ उसका E/m ग्रेटेस्ट। अगर डिक्रीजिंग में अरेंज करना है तो सबसे पहले मैक्सिमम, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है
तो लीस्ट जो डिफ्लेक्शन होगा उसका ई बाई एम सबसे कम होगा, उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला। अब क्लियर हो गया? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ चुके हैं बोर्ड्स में, ठीक है। कॉम्पिटिशन में भी खूब पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, बिटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। उन्होंने कहा है कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई दी गई है, पहले लिखते चलती हूँ वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है, डायरेक्शन इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने दिया है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, यानी एक्स डायरेक्शन की। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। इससे आपको फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर of side 10 centimeter of a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो अब डायग्राम बनेगा X Y Z। इसके प्लेन उन्होंने क्या कहे हैं कि YZ प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा X एक्सिस की तरफ, ठीक है। और अब उन्होंने 10 सेंटीमीटर साइड दी है, यानी स्क्वायर की साइड कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है देखो, बाकी आपसे उन्होंने पूछा है, पहला फ्लक्स पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल। चलो सेकंड बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट करते हैं। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, आई कैप डायरेक्शन में है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। देखो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी, फ्लक्स निकालना है। साइड स्क्वायर की दी है तो साइड का एरिया आप कैलकुलेट कर लो। एरिया कितना हुआ, साइड 0.1 मीटर हुई तो 0.1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हुई, आई कैप। ये बहुत ध्यान से समझना है, जब आपका एरिया XY प्लेन में रखा है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने बार बार बताई क्या होती है, ये आपका प्लेन एरिया है, ये NCERT बुक को ही मान लो, ये आपका एरिया है, ठीक। अब अगर आपने XY प्लेन में रखा है इसको, ये X है ये Y मान लो, तो एरिया वेक्टर Z एक्सिस पे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं भाई। ये X एक्सिस मान लो, इसको Y मान लो, तो Z ऐसे ही तो होगा 3D में XYZ, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर। तो आपके क्वेश्चन में एरिया किस में रखा है, XY प्लेन में, तो उसकी परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, YZ प्लेन में एरिया रखा है YZ में। एक Y के पैरेलल है स्क्वायर, मतलब उसकी साइड, और एक Z के पैरेलल, तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, जो इनके परपेंडिकुलर एक्सिस बची। तो X और Y के परपेंडिकुलर, Y और Z के परपेंडिकुलर कौन सी बची, X एक्सिस, तो एरिया वेक्टर इसलिए आई है। अब फर्स्ट पार्ट है आपका, तो देखो भाई फ्लक्स क्या आता है, E.A और EA cos 0। तो अब यहाँ एंगल नहीं लगाना क्योंकि आई के टर्म्स में दिया, तो आई जे के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻³ आई कैप, उसके बाद डॉट 0.1 स्क्वायर आई कैप, तो आई डॉट आई 1 हो गया, तो ये आ गया 3 × ये देखो 1 2 3 ले लिया, स्क्वायर करके डेसिमल हटाओगे 2 0 नीचे आ गए, तो 2 0 कैंसिल हुए, तो आपका कितना निकल के आया, आई डॉट आई 1 होता ही है, सबको याद है। तो ये हमारा होगा 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और दूसरी यूनिट क्या हुई, अगर इसको वोल्ट पर मीटर लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, और मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हुआ, तो वोल्ट इंटू मीटर।
तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आई, 30 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी हो गई वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गई। अब इन्होंने देखो सेकेंड पार्ट क्या कहा है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या बोला इसमें, देखो ध्यान से समझो। What is the flux through the same square if the normal to its plane, यानी जो प्लेन है उसका नॉर्मल ये है। डायग्राम ध्यान से समझो, क्योंकि यही चीज़ें बच्चे एग्जाम में गलत करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी गलत करते हैं, और कई बार बहुत जो बच्चे को न्यूमेरिकल में डर लगता है वो भी सही कर ले जाता है। तो समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, यानी नॉर्मल, इसका नॉर्मल ये इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। बात समझ रहे हो, 60 डिग्री। देखो फिर से समझो, उन्होंने कहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से ये जो नॉर्मल है ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। बोलो, ये बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से बना रहा है। तो हमें जो हम एंगल लेते हैं सेकंड पार्ट में फ्लक्स, ये क्या हुआ, ई डॉट ए। अब इसको क्या लिखेंगे, ई ए, बहुत ध्यान से समझना, कॉस थीटा। यहाँ थीटा एंगल किस किस के बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है, एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी किधर है, एक्स डायरेक्शन में। और उन्होंने क्या कहा है कि जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से, अब जब प्लेन को घुमा दिया तो नॉर्मल एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो भाई ये नॉर्मल का ही तो यानी एरिया वेक्टर, अब ये यहाँ से एरिया वेक्टर किधर पहुँचा, ये पहुँचा, ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, और एक्स एक्सिस की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के ही तो बीच का एंगल आपको दिया है। तो यहाँ ये बहुत ध्यान से समझना है कि एंगल किस किस के बीच में। तो एक तो हमें नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस पे है, नॉर्मल उन्होंने कहा कितने डिग्री पे, 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब एरिया वेक्टर जो नॉर्मल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाना था, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये आपका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, एरिया वेक्टर दिया है, तो ई ए कॉस 60, समझ गया। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ए की तो वैल्यू आपने यहाँ 30 निकाली ली थी, कॉस 60 कितना हुआ, 1/2, तो कितनी वैल्यू आई, 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट पर मीटर। हर जगह 2 यूनिट मत लिखना, ये मैं आपको मेमोराइज हो जाए इसलिए बार बार लिख रही हूँ, आप भी बोल बोल के लिखो, और थोड़े दिन बाद जब याद हो जाएगी तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं। यूनिट हमेशा एक प्लेस करनी है, पर एक जरूर प्लेस करनी है। तो बात समझ में आ गई। तो इसका क्वेश्चन का आपका आंसर 30 और 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, फिर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी पढ़ो, मन में पढ़ो, फिर मैं देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
Consider a uniform electric field I cap. What is the flux